हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का एक टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि चैप्टर 7 है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स को देखते हैं और यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया गया है कि नॉट हैविंग द बेस्ट सिचुएशन बट सीइंग द बेस्ट इन योर सिचुएशन इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो आप अपने सिचुएशन को बेस्ट बनाइए, ना कि बेस्ट सिचुएशंस की ओर देखते रहिए कि कब बेस्ट सिचुएशन आएगा और कब हम हैप्पी रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। असेस मीन्स मूल्यांकन करना। ठीक है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी का क्या क्या आउटकम्स हैं। ठीक है, खैर क्लास 6 से ही आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके थे और अगर हम बात करें तो क्लास 6 से ही आप डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आता है इशू कि आप 6 से डेमोक्रेसी का मतलब समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी का वर्क समझ रहे हैं, लेकिन अब आप 10th में हैं और ये हमारा लगभग लास्ट चैप्टर, इसके बाद वैसे एक है और इसमें हम लोग मेनली क्या बात करने वाले हैं कि अगर डेमोक्रेसी है तो इसका फ़ायदा क्या है हमें, या फिर डेमोक्रेसी बाकी जो भी गवर्नमेंटल सिस्टम है, कहने का मतलब है गवर्न करने का और भी तरीका जैसे डिक्टेटरशिप और मोनार्ची, उन दोनों से ये बेहतर कैसे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे आशा करता हूँ कि आपके पास बुक होगा। ओके, एंड मैं बुक से ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि अगर फर्स्ट पेज की बात करें तो फर्स्ट पेज में ही आपको ये मेंशन किया गया है कि व्हाट डज डेमोक्रेसी डू और व्हाट आउटकम्स कैन वी रिजोनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पहला तो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि डेमोक्रेसी, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, करता क्या है और हम लोगों को उससे रिजल्ट मिलता क्या है। ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये टॉपिक को देख लेते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया और उसके बाद फिर हम और डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर देखें तो यहाँ दिया गया है डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दैन डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देखिए, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों से ये बेटर है। कैसे बेटर है, तो इसमें आपको प्रमोट इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजनशिप में ये इक्वालिटी को प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मोनार्ची और डिक्टेटरशिप की बात की जाए तो वहाँ पर आपको इक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। कारण ये है कि अगर राजा हो या डिक्टेटर हो, ठीक है, दोनों के पर्सनल जो लोग होंगे उनको कुछ ज़्यादा इक्वल राइट्स मिलेगा और आपको क्या है, आप अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो आपको राइट्स उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा और उन दोनों के कंपेयर में डेमोक्रेसी में आपको इक्वालिटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला इंसान किसी भी गरीब का शोषण नहीं कर सकता। मतलब गरीब लोगों के पास भी अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का मतलब डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक है, तो इन्हांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये तो खैर आपको समझ आ गया होगा। हालांकि ज़मीनी स्तर पर ये होता है या नहीं होता है ये आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तीसरा हमारा पॉइंट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बढ़िया है। जैसे कि हालांकि ये चीज़ आप ज़रूर ऑब्जर्व किए होंगे कि यहाँ पे किसी भी डिसीज़न को लेने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि गलत होने का चांसेस कम है क्योंकि बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक FIR हुआ तो उसका पहला सुनवाई होगा सिविल कोर्ट में, फिर होगा हमारा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और भी बहुत सारे बीच में स्टेप्स आएंगे। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट से हम सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हम जाएंगे कहाँ, प्रेसिडेंट के पास, उसका भी रूल रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो डिसीजन मेकिंग जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर होता है इन कंपेयर टू डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची। सॉरी, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अलाउज रूम्स टू करेक्ट
अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे करेक्ट मिस्टेक वाला जो पॉइंट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लेते हैं किसी डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चांस होता है कि हम उसको करेक्ट कर सकें। जैसे कि आप मान लेते हैं कुछ गलती हो गया, कहीं पे डिसीजन देने में आपके साथ गलती हो गया है, तो आप हायर, जैसे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, हालांकि वो लास्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मिस्टेक अगर हो भी गया है तो उसको करेक्ट करने का चांस है। लेकिन अब मान लो कि आप कहीं मोनार्ची सिस्टम के अंतर्गत है या फिर डिक्टेटरशिप के अंतर्गत है, तो वहाँ पर अगर आपको मान लेते हैं फांसी का सज़ा मिल गया, तो मतलब वो सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं का जो वो कह दिए वही लॉ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है और इसको और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो एक दो पॉइंट्स और हैं हमारे पास जो हमें रीड करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मीट वी आर ब्लेमिंग द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि पेज नंबर 90 के राइट साइड के नीचे साइड में दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशंस कुछ है और वो फुलफिल नहीं होता है तो हम क्या कह देते हैं कि डेमोक्रेसी ख़राब है। तो यहाँ डेमोक्रेसी ख़राब नहीं होता है, उसको गवर्न करने वाले लोग ख़राब होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी फार्मर लॉ आया, फिर रिपेल कर दिया गया, तो फार्मर लॉ आने के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड किए या फिर प्रोटेस्ट के अंतर्गत उनकी जान चली गई। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हुआ ना, और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके बाद उसको रिपेल किया गया। तो यहाँ पर क्या है, रिपेल कर लिया गया तो लोगों के फेवर में वो चीज़ नहीं था, इस कारण से ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा जा रहा है कि इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मीट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को यहाँ नहीं कुछ कहा जा सकता, ये जो गवर्न कर रही है, जैसे बीजेपी से सरकार थी, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोगों के हित में काम करें, ठीक है। या मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के समर्थक में हूँ या फिर उसके विरोधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस कारण बता रहा हूँ, अगर रिपेल हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी रहा होगा गवर्नमेंट में भी और लोगों में भी। उसके बाद एक पॉइंट दिया गया है, द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीव समथिंग। मतलब ये जो डेमोक्रेसी है वो एक कंडीशन को प्रोवाइड करता है जिससे लोग किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मतलब उसका एडवांटेज आप उठाइए और उस चीज़ को अचीव करिए, ठीक है। तो ये तो खैर हो गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट्स यूज़ किए गए हैं, एक तो अकाउंटेबल, दूसरा रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। तो ये तीनों वर्ड को समझते हैं। अगर अकाउंटेबल को हम देखें तो अकाउंटेबल का मतलब हो गया जवाबदेही। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का ही जवाबदेही होता है अगर कुछ गलत होता है, तो डेमोक्रेसी में जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी होता है। जैसे कुछ भी गलत हो रहा है, अगर मान लेते हैं कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट के अंतर्गत पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और लाठीचार्ज में कुछ लोग मर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका भी रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन होगा, गवर्नमेंट ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिव। तो जाहिर सी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा हम सभी को कुछ ना कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, हमें कुछ ना कुछ अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उसका भी अगर शोषण हो रहा है तो हमारा गवर्नमेंट ही इसका भी रिस्पॉन्सिबल बनेगा, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि किसी का शोषण न हो, या फिर जो भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा वो हमें मिलना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो गई। और लेजिटिमेट का मतलब होता है बाय लॉ या फिर लीगल, ठीक है। तो लीगली
जो हमारा गवर्नमेंट है वो संचालित किया जाता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे हमारा गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग गवर्न करता है। तो यहाँ पर लेजिटिमेट कहने का मतलब है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो कानूनी रूप से चलता है। अब ये 3 पॉइंट्स जो गिवन है उसको मैं देखता हूँ। यहाँ दिया गया डेमोक्रेसी प्रोवाइड एन अकाउंटेबल, मतलब कि जवाबदेही, गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन रेगुलरली। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं, तो वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। ठीक है, फ्री फेयर इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है हम खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी होता है तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को ब्लेम कर सकते हैं कि आपके कारण ऐसा हुआ। ठीक है, ये मैं कुछ भी होगा ये कहने का मतलब है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, ना कि आप घर में झगड़ा कर लो और रिस्पॉन्सिबल अपने रिप्रेजेंटेटिव को बना दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ओपन डिस्कशन आर हेल्ड ऑन ऑल मेजर इश्यूज एंड लेजिस्लेशन सो दे आर रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब है कि अगर कोई भी लॉ पास होता है या कोई लॉ बनता है तो उसमें एक मेजर अगर कोई इशू है तो उस पर डिस्कशन होता है, ओपन डिस्कशन होता है। लोकसभा में अगर बात करें तो वो डिस्कशन होता है, राज्यसभा में भी डिस्कशन होता है, फिर जाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के थ्रू पास किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी हालांकि जो हमारा लॉ बनता है तो वो किस तरीके से पास करवाया जाता है, किस तरीके से बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप समझ लीजिए कि मतलब एक डिटेल डिस्कशन होने के बाद ही वो पास होता है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि वो रेस्पॉन्सिव भी है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है डेमोक्रेसी फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी अगर कोई किसी का भी गवर्नमेंट रहे वो कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो जरूर करेगा, सो दे आर लेजिटिमेट, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, लेजिटिमेट। कहने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट की लॉ को फॉलो करते हुए अगर काम कर रहा है तो लेजिटिमेटिव गवर्नमेंट है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं डिक्टेटरशिप और मोनार्ची, तो वहाँ पर ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है वहाँ पे, गवर्नमेंट तो खैर रहेगा ही नहीं वहाँ पे, राजा या फिर डिक्टेटर, तो वो रिस्पॉन्सिबल, अगर आप मर भी जा रहे हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, जाहिर सी बात है जो भी वहाँ कर मेन लोग होंगे सॉरी, वो लोग खुद डिस्कस करेंगे और कुछ भी लॉ पास करवा देंगे। और दूसरी बात कि वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग राजा, मतलब कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं होता है जो राजा फॉलो करे। ठीक है, अगर वो जो कह दिया वही लॉ है, वही रेगुलेशन है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। अब देखिए एक पॉइंट आपके बुक में है, वो क्या दिया गया, ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स इज दैट दे आर मच बेटर दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दिस एस्पेक्ट। इन सब चीज़ों को देख करके ये चीज़ तो आप भी समझ गए होंगे कि रिजाइम यहाँ कहने का मतलब है प्रशासन, मतलब डिक्टेटरशिप और मोनार्ची इन दोनों के कंपेयर में ये जो डेमोक्रेटिक रिजाइम्स है वो ज़्यादा बेहतर है, इस चीज़ के बारे में यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो अगर हम डेमोक्रेसी में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है उसमें डेवलपमेंट हो। लेकिन रियलिटी क्या है, तो देयर इज़ नो गारंटी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, तो कोई भी गारंटी नहीं होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का। यहाँ पर क्या लिखा गया है तो इस चीज़ को भी समझते हैं। देखिए दिया गया है क्या, द फॉलोइंग पॉइंट शोज द रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी विथ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो अगर हम बात करें द बिगेस्ट फेल्यूर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट लेग्स बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ठीक है, अभी हम लोग एक चार्ट भी देखेंगे, चार्ट पेपर को भी देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में बात किया जा रहा है तो इन कंपेयर टू डेमोक्रेसी, ठीक है, डिक्टेटरशिप में ज़्यादा ग्रोथ होता है। हालांकि उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी ही बेहतर है, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि देयर इज़ ऑफ्टन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पावर
पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जाहिर सी बात है, जो रिच पर्सन होते हैं उनके पास जितना अपॉर्चुनिटी है उतना पुअरर सेक्शन के पास नहीं होता है। और यहाँ पर आप फिगर भी देख रहे हैं, रिच पर्सन जो है वो ज़्यादा मजबूत है, मिडिल पर्सन जो हो गया वो थोड़ा सा पतला और पुअर सबसे नीचे रहता है। ठीक है, तो और हम लोग अभी थोड़ा और इस विषय में बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है कि इन अ कंट्री द इकोनॉमिक्स ग्रोथ डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हालांकि अगर हम इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि पॉपुलेशन कितना है, वो कब फ्री हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारा यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। हालांकि इसके बावजूद हमारे गवर्नमेंट पर भी ये डिपेंड करता है कि देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखिए आपके आई थिंक आप एनसीईआरटी, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा और मैं एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करें तो 94 पेज नंबर में 2 टेबल दिया गया, एक टेबल नंबर 1 मेरे पास एनसीईआरटी बुक है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 दो दिया गया है। ठीक है, पहला वाले में क्या दिया गया कि रेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1950 से 1950 से 2000 के बीच में जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है अलग अलग कंट्री का, वो चीज़ यहाँ पर शो किया गया है। तो आप सबसे पहले जो दिया गया वो ऑल डेमोक्रेटिक रेजाइम्स, मतलब डेमोक्रेटिक रूल जहाँ जहाँ पर है वहाँ का इकोनॉमिकल ग्रोथ आप देख पा रहे हैं कि 3.95 है, ओके, ग्रोथ रेट। और अगर डिक्टेटरशिप वाले रेजाइम्स की बात करें तो वहाँ पर कितना है, 4.42 ग्रोथ रेट है। अगर पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप अगर बात किया जाए तो 4.34 और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी पुअर कंट्री में अगर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग देखें तो 4.28, मतलब वैसे कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन पुअर कंट्री है वहाँ पर भी ग्रोथ रेट 4.28 है। तो आप ये चारों से ये तो आप सोच सकते हैं कि जो भी डिक्टेटरशिप वाला रेजाइम्स है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है कम्प्लीटली वहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है। हालांकि उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में हम लोग जो कंक्लूजन लास्ट में देखेंगे उसमें और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें टेबल 2 में तो उसमें दिया गया इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम इन सेलेक्टेड कंट्रीज। तो अभी जाहिर सी बात है, सेकंड वाले जो पॉइंट्स में हम लोग देखे थे कि देयर इज ऑफ्टन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पुअरर सेक्शन को अपॉर्चुनिटी कम मिलता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, टेबल के माध्यम से दिया गया नेम ऑफ द कंट्री, जैसे साउथ अफ्रीका में परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम, तो टॉप 20% लोगों के पास जो शेयर है वो 64.8 है और जो बॉटम जो नीचे के 20% लोग हैं उसके पास मात्र 2.9 है। मतलब यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि जो रिच हैं वो और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो गरीब है वो धीरे धीरे और डाउनफॉल पे चल जाते जा रहे हैं। आप एक रिच पर्सन को वैसे देखेंगे जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और एक वैसे पर्सन को पुअरर में देखेंगे कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो ये हमारा जो है कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट करता है। ठीक है, अब वही अगर नेक्स्ट देखें ब्राज़ील के बारे में तो 63.0 जो है वो टॉप 20% लोगों के पास है और 2.6 बॉटम 20%, मतलब जो पुअरर सेक्शन है, पुअरर सेक्शन में 20% जो लोग हैं उनके पास 2.6% ही है शेयर ऑफ नेशनल इनकम का। ठीक है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद रसिया का दिया हुआ, यूएसए दिया हुआ, यूएसए में 50% है और बॉटम वाले के पास 4% है। तो वैसे ही डेनमार्क और हंगरी आप ये खुद से देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मतलब इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गया और इनइक्वालिटी मीन्स तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऐसा नहीं, सिटीजनशिप के बीच में भी और भी सेक्शन में जो डिफरेंस है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोगों का थिंकिंग क्या होता है, तो हम लोग ये थिंकिंग करते हैं कि रिड्यूस इकोनॉमिक्स डिस्पार्टीज। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिकल जो है, मेनली हम इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वो इनइक्वालिटीज़ डिक्रीज़ हो। लेकिन
ये जो रियलिटी है वो क्या है, रियलिटी कुछ और कंप्लीटली डिफरेंट है। वो क्या है, तो ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज़, दिन पर दिन क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट अगर रियलिटी के बारे में देखें तो डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमी। अभी हम लोग जस्ट देखें जो टेबल था जिसमें आप जो टॉप 20% लोग और वीकर या फिर बॉटम से 20% लोग हैं, तो उसमें और भी मतलब ये डिसप्रोपोर्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम क्या मतलब तीसरा हम पॉइंट क्या देखेंगे रियलिटी के फेवर में, तो इंक्रीज इन पॉवर्टी, और इससे क्या है गरीबी और बढ़ता जा रहा है, जो लोग गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैं मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, टोटल पॉइंट्स मैंने मेंशन नहीं करा क्योंकि अगर टोटल पॉइंट्स करूँ तो फिर बहुत लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है गिव्स इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन। अगर आप क्या करना चाहते हैं, रिडक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, रिड्यूस करना चाहते हैं इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिव इक्वल वोटिंग राइट, सब लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जितने भी सेक्शन है, पुअर सेक्शन है या फिर रिच वाले लोग हैं, सबको क्या मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी जो है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो घट सकता है। ठीक है, इंश्योर्स सोशल इक्वालिटी बाय प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना कोई भेदभाव के जो भी लोग हैं उनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट करते हैं, तब भी ये इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी और पॉवर्टी डिक्रीज़ करेगा, इनइक्वालिटी ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे कि अब मान लेते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो इससे कम्प्लीटली लिंक्ड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा लोगों को, जब इक्वालिटी बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तब जाहिर सी बात है लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स बेनिफिट्स टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो जितने भी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना बेनिफिट, जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो सारे सेक्शन को इक्वली, ऐसा नहीं है कि रिलीजन के बेस्ड पर जो भी बेनिफिट गवर्नमेंटल बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो सब लोगों को इक्वली अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो ये चीज़ संभव है कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी कम हो। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सटर्नल साउंड क्रिएट हो रहा है तो आपको आवाज़ हो रहा है, जस्ट ट्राई टू मैनेज। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी से ही रिलेटेड, और इसमें क्या दिया गया है, इन एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ की अगर बात करें तो वो तो खैर हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात की है, और हम लोग ये भी अभी देखे थे कि रियलिटी क्या है और हम लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ हम लोग पॉइंट देखें। ठीक है, तो इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज़, मतलब अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस नहीं है रिड्यूस इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज़ क्रिएट करने में, मतलब इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ जो है उसको घटाने में सक्सेस नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने एक डेटा भी देखा जो कि मैंने रीड करा था और आपको बोला था कि 94 पेज नंबर में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप ये देखें कि जो डिक्टोरियल जो रिजाइम्स है या डिक्टेटरशिप वाला जो भी जगह है वहाँ पर इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये चीज़ आप पहले ही देख चुके हैं। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव अ वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, और जो बॉटम में है मतलब सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, वो लोग मतलब हमारे मतलब ये हम कह सकते हैं कि कंट्री के जो इनकम है, शेयर ऑफ नेशनल इनकम में बहुत कम उनका पार्टिसिपेशन है। दिस इनकम्स हैव बीन डिक्लाइन, और ये इनका जो इनकम है वो डिक्लाइन ही कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर जिसमें ये मेंशन किया गया है
क्या है, तो ये एक पुअर पर्सन को दर्शाया जा रहा है जिसके फेस पर भी क्या है, फेस पर भी मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते, वॉइस ऑफ पुअर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बोल भी नहीं सकते हैं वहाँ पे भी। और ये तो खैर आप देख ही पा रहे हैं कि ये पुअर सेक्शन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। और क्या है, एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ये क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए अब एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं डेमोक्रेसी से, तो प्रोड्यूस हारमोनियस सोशल लाइफ। मतलब देखिए एकोमोडेशन का मतलब है आवास, ठीक है। तो सोशल डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, तो अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशंस ये होता है कि जहाँ पर भी हम लोग हैं वहाँ पर हारमोनियस मतलब सोशल लाइफ हो, मतलब हैप्पी सोशल लाइफ हो, लोग झगड़े नहीं, लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहे, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो इवॉल्व्स मैकेनिज्म टू नेगोशिएट सोशल डिफरेंस, अगर कोई सोशल डिफरेंस क्रिएट हो रहा तो उसको नेगोशिएट करने में हमारा गवर्नमेंट हमें सहायता दें, ठीक है। या फिर हैंडल डिवीज़न एंड कन्फ्लिक्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो हम डेमोक्रेसी से ये अपेक्षा करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस चीज़ को वो ख़त्म करें, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, मतलब देखिए रियलिटी क्या है, इस चीज़ को भी समझते हैं। रियलिटी ठीक है, ये सब चीज़ होता है कि हारमोनी क्रिएट किया जाता है, सब लोग खुशी से रहें, ये हमारे गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है और वो ट्राई भी करते हैं। कन्फ्लिक्ट वगैरह हो तो उसको ख़त्म भी करने का प्रयास करते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी रियलिटी हो गया। अब क्या है, जो चीज़ हमने बोला कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, उसको किस कंडीशन में हम अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ को पहले समझते हैं और फिर इसके बाद ये जो लिखा गया है इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो कंडीशन होगा जिससे हम जो एक्सपेक्टेशन हमारा था उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, उसमें पहला पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ द माइनॉरिटी। हम लोग हारमनी या फिर पीसफुल सोशल लाइफ कैसे जी सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे सोसाइटी में ये चाहिए कि जो मेजॉरिटी हैं वो माइनॉरिटी के साथ मिलकर के काम करें, मिलकर के रहें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि रूल ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ रिलीजियस, कास्ट और लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब कि जो मेजॉरिटी, कोई भी अगर मेजर ग्रुप है या फिर मेजर पर्सन कोई रह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हिंदू और मुस्लिम की ही बात करते हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी देखा जाता है। तो अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो जाहिर सी बात है किसी एरिया में मान लेते हैं कि मुस्लिम का मेजॉरिटी ज़्यादा है, कुछ एरिया में है, जैसे कि आप मान लो कि अलीगढ़ हो गया, यूपी का जो अलीगढ़ पार्ट है, लखनऊ हो गया, तो वहाँ पर मुस्लिम का क्या है, मेजॉरिटी है। तो वहाँ पर मुस्लिम को चाहिए क्या कि वो हिंदू को क्या साथ में लेकर के चले, भाईचारे के साथ चले। तो इससे क्या हम लोग पा सकते हैं, तो इससे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कन्फ्लिक्ट हम लोगों के बीच में नहीं होगा, हमारे बीच में नहीं होगा, जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं उनके बीच में नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि मेजॉरिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन, मतलब कोई भी अगर रूल रेगुलेशन बनता है तो इस चीज़ को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाए कि मेजॉरिटी अगर है तो उनका रिलीजन कैसा है, या फिर किसी पार्टिकुलर जगह पे मेजॉरिटी पर्सन अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के अकॉर्डिंग, या फिर उनका लैंग्वेज कुछ और है तो लैंग्वेज के आधार पर या कास्ट के आधार पर, ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बनना चाहिए। कोई भी अगर रूल रेगुलेशन बने तो वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर के बने, सब लोगों को देखते हुए बने। तो ये चीज़ अगर ध्यान दिया जाए तो इस चीज़ से जो भी हमारा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी है वो सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स दिया गया तो इस चीज़ को भी समझते हैं। दिया गया डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी इफ़ इट मस्ट फुलफिल सम बेसिक कंडीशन। कुछ कंडीशन अगर फुलफिल होता है, जो अभी हम लोग देखें उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम अभी समझे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ दिया गया, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी, जो कि हमने देखा। इस चीज़ अगर ये हो तो हमारा एकोमोडेशन जो है सोशल डाइवर्सिटी के बीच
में बहुत अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, ठीक है, जिसके आधार पर जनरल व्यू ले। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर मेजोरिटी को लेकर के या रिलीजियस या फिर रिलीजन के आधार पर लिया जाए या लिंग्विस्टिक लिया जाए, लैंग्वेज के आधार पर लिया जाए, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैव अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब देखिए, माइनॉरिटी जो है उनको भी कभी कभी ये फील हो कि हम भी मेजोरिटी हो, इस कंडीशन में डेमोक्रेसी का असली मतलब निकलता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जनरल व्यू के अकॉर्डिंग अगर हमारा गवर्नमेंट काम करे तो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सबके लिए रूल रेगुलेशन अगर सेम है, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो माइनॉरिटी पर्सन जो है वो भी एक मेजोरिटी के जैसा बिहेव कर सकते हैं। मतलब उनको भी ये फील होगा कि हम भी क्या है, मेजोरिटी के पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, फिगर में क्या दर्शाया गया है कि अगर गवर्नमेंट का कोई इनमी है, किसी को अगर वो टारगेट करता है तो उसका हसरा ऐसा होता है, और जो साथी है, दोस्त है, उसके साथ ये मिलकर के काम करते हैं। तो ऐसा हमारे गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको साथ लेकर के काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है, तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि डेमोक्रेसी से डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन के बेसिस पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में मतलब हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो पहले हम एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर कंडीशन टू अचीव दिस थिंग्स, ओके, एंड फिर जो यहाँ पर मैं मेंशन करा हूँ, जो भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है जो मैं बताऊँगा मेनली उसी से रिलेटेड यहाँ मेंशन भी किया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो इक्वालिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल, सभी में इक्वालिटी हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। दूसरा पॉइंट क्या, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, मतलब लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट, मतलब जैसे हम आपको रिस्पेक्ट दें, आप हमें रिस्पेक्ट दें, तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो लोगों के बीच में। दूसरा, कोऑपरेशन हो, सब लोग कोऑपरेट करके चलें, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को हेल्प करें। तीसरा पॉइंट क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, किसी भी मतलब वो माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, उसके डिग्निटी और फ्रीडम को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करे। ये किस चीज़ में, तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद रिमूव कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब इन सब चीज़ों को जो हम एक्सपेक्ट करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीज़न के बेसिस पर, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कंडीशन टू अचीव दिस, जो भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस चीज़ को अचीव कैसे कर सकते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंशंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एक चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट समझिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये बोला हूँ कि पब्लिक एक्सपेंशंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शंस इज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी किस चीज़ को माना जाता है, जब लोग डिससेटिस्फाई होंगे, मतलब किसी भी गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाई होंगे, तभी जा कर के उनके पास एक और ऑप्शन मतलब चुनने को रहेगा। जैसे डिससेटिस्फाई जब तक नहीं होंगे तब तक उनके पास ऑप्शन दे हैव नो एनी अदर ऑप्शन, मतलब कोई फिर तो पार्टी बनेगा ही ना। डिससेटिस्फैक्शन अगर ना हो तो फिर नया कोई पार्टी तो इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा। मतलब अब मान लो एक एग्जांपल आप ले लो, बीजेपी की मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी सेंटर में जिसका गवर्नमेंट है। तो जाहिर सी बात है अगर हम इससे डिससेटिस्फाई ना हो तो फिर हम दूसरे को कभी मौका देंगे। अगर हम कंप्लीटली बीजेपी से सेटिस्फाई रहें तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे को मौका नहीं देंगे। तो डिससेटिस्फैक्शन डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिससेटिस्फैक्शन है तभी हमारे पास अदर ऑप्शन है, और डेमोक्रेसी का सही मतलब तभी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पीपल हैव डेवलपमेंट अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू लुक
क्रिटिकली एट द पावर होल्डर्स। अच्छा, ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। जैसे पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू लुक। देखिए, कहने का मतलब ये है कि लोगों में ये एबिलिटी होना चाहिए, लोग इतने डेवलप होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट अगर अच्छा कर रहा है तो इस चीज़ को वो समझ पाए, अगर वो गलत कुछ कर रहा है तो उस चीज़ को भी समझ पाए। क्योंकि जब तक वो समझेगा नहीं तब तक वो अपने वोट किसको दें ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं वोट मुझे देना है तो जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी और कांग्रेस मेनली सेंटर में तो दो ही हैं। ठीक है, मेन तो यही है। ठीक है, अब कांग्रेस और बीजेपी में हम ये जब तक हम क्लियर ना कर पाएँ कि बीजेपी अच्छा कर रहा है काम या फिर कांग्रेस अच्छा कर पा रहा है काम, तो अगर ये चीज़ हम क्लियर नहीं कर पा रहे तो हम वोट किसको दें ये भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में ये एबिलिटी हो, अवेयर हों कि गवर्नमेंट कैसा कर रहा है, इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो देखिए, पहला जो यहाँ मेंशन किया गया, द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसीज रिकॉग्नाइज ऑल इंडिविजुअल एज इक्वल, जो कि हम देख चुके कि सबको यहाँ इक्वली ट्रीट करना है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, दिस इक्वालिटी इज अ बिग थिंग फॉर द सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ड फॉर अ लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशंस। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी से क्या होगा हमारे सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा चीज़ है। पहली बात तो इक्वालिटी जो है, इससे क्या होगा, सब लोग सबऑर्डिनेट होके चलेंगे। किसी भी डोमिनेशंस का मतलब क्या, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर एक तरह से वो लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, These all combined together enhance the dignity and freedom of the individual। ये जो भी हम लोग अभी देखें, जो चीज़ हम समझें, इन सब चीज़ों से क्या होगा, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, इन्हांस वो होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड है, डिग्निटी और एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन से रिलेटेड है, क्या मेंशन किया गया तो ये देख लेते हैं। दिया गया, द लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव created some sensitivity that respect and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic society. The same is true for caste inequalities। कहने का मतलब ये है कि मतलब काफ़ी लंबा स्ट्रगल हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल बाय वीमेन। ठीक है, या फिर जो भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके द्वारा बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल हुआ है, जिसके बाद कुछ हद तक वीमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया गया, इक्वली अब ट्रीट किया जाता है। हालांकि अभी भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, रूरल एरिया में चले जाएं, तो वहाँ पर भी क्या है, महिलाएं जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ फेस करती हैं। ठीक है, और वही चीज़ जो है वो कास्ट इनइक्वालिटीज़ को लेकर के भी है। कास्ट इनइक्वालिटीज़, देखिए कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में बात करें तो पहले बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ था, मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट से इवन टच भी नहीं होते थे। ठीक है, तो फिर हमारा गवर्नमेंट क्या किया कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन ला करके उन लोगों को बराबरी पर लाने का एक प्रयास किया गया। ठीक है, हालांकि बहुत लोगों के थ्रू ये भी कहा जाता है कि रिजर्वेशन इज़ नॉट राइट थिंग, और एक जो रिजर्वेशन है वो कास्ट सिस्टम पर नहीं मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली मिलना चाहिए। ठीक है, खैर वो अलग चीज़ है। तो कहने का मात्र मतलब ये है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ भी जो विमेन इनइक्वालिटीज़ था उसी के तरह है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी स्ट्रगल हो रहे हैं या हुए हैं। ठीक है, दोनों चीज़ हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेथेंड द क्लेम ऑफ द, अच्छा यहाँ दो बार द है। ठीक है, क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट्स कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी जो इंडिया में वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्ट्रेंथेंड, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन यार मेरा गड़बड़ है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू मैनेज। ओके, द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन कास्ट
मतलब जो भी डिसएडवांटेज था या डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट बेसिस पर फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। कहने का मात्र मतलब ये है कि जो कास्ट सिस्टम पर डिस्क्रिमिनेशन था या जो कास्ट सिस्टम के आधार पर डिसएडवांटेज एक सेक्शन को मिलता था, दूसरे सेक्शन को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता था, तो वो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ हद तक ख़त्म किया गया है। तो ये सब हम लोग देखिए ओवरऑल मैंने 3 एस्पेक्ट पर आपको ये पूरा चैप्टर बतलाया। क्या क्या? तो पहला तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं डेमोक्रेसी से, दूसरा ये देखें रियलिटी क्या है, और तीसरा हम लोग इस चीज़ को भी समझें कि जो एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे वो कंक्लूजन। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो कंक्लूजन पहले मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर जो पॉइंट्स गिवन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर डेमोक्रेसी जो भी हम लोग अभी देखें, डेमोक्रेसी में जो भी आउटकम्स थे वो सब जो भी देखें हम, उसका क्या कंक्लूजन एक निकलता है। तो देखिए डेमोक्रेसी इतना आप पढ़ने के बावजूद भी आप ये भी देखें कि डिक्टेटरशिप में ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, बहुत कुछ आप देखें, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब वो कहने का कारण क्या है, तो इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं और कंक्लूजन क्या है इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि पीपल हैव द राइट टू चूज रूलर्स एंड पीपल हैव कंट्रोल ओवर रूलर्स। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने रूलर को सेलेक्ट करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करें। ठीक है, और उनके पास पीपल के पास ये भी अधिकार है कि उनको कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कहने का मतलब है कि अगर बढ़िया काम नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उनको हटा दिया जाए। तो ये लोगों के पास पूर्ण अधिकार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, उसके बाद फिर ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ कंप्लीटली रिलेट करेगा इन सारे पॉइंट्स से। ठीक है, दूसरा है पीपल पार्टिसिपेशंस इन डिसीजन मेकिंग। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ मे बी आप थोड़ा सा स्लो करके वीडियो आप लिख भी सकते हैं। क्या है कंक्लूजन, तो दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीज़न अगर हो तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई डिसीज़न हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है। आप डिक्टेटरशिप की अगर बात करेंगे तो जो डिक्टेटर है उसके मन में जो आएगा, जिसके फेवर में आएगा उसके फेवर में कोई भी डिसीज़न ले लेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ और जो हमारा जो डिसीज़न दिया गया है वो गलत है, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तीसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, तो गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू सिटीजन। अकाउंटेबल, लेजिटिमेटिक, रेस्पॉन्सिव, इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, जो शुरुआत हम लोग इस वीडियो को किए थे वो इसी पॉइंट से किए थे कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिव होता है, वो उन्हीं का दायित्व, अगर कुछ गलत भी होता है तो उनका दायित्व बनता है। दूसरा क्या, वो रेस्पॉन्सिव होते हैं, और लेजिटिमेटिक मतलब कि वो एक रूल को फॉलो करके ही चलते हैं। जैसे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उनको उस पद से हटा दिया जाएगा। तो हर एक लोगों को हटाने का भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस में ही प्रावधान भी है। ठीक है, तो ये तो खैर हो गया। चौथा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन। डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन कहने का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी किस चीज़ पर बेस्ड है, तो आइडियाज ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। अगर मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसको नेगोशिएट करने का बहुत बढ़िया तरीका डेमोक्रेसी में है। नेगोशिएट, अगर कोई मान लेते हैं कि कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आराम से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया वही सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से भी हम उस चीज़ को नेगोशिएट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, तो कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज़ वर्थ इट। मतलब देखिए कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग होता है तो उसमें हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है, लेकिन लंबा टाइम लेता है तो वो वर्थ है, वो सही है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है तो वो गलत है हमारे लिए। डिसीज़न भी सही आने का, अगर समय ज़्यादा है तो डिसीज़न सही आने का चांस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट अगर देखें तो गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो प्रोसीजर, मतलब लेजिटिमेटिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। प्रोसीजर एंड इट्स डिसीजन मस्ट बी ए बोथ मोर एक्सेप्टेबल एंड इफेक्टिव। देखिए गवर्नमेंट भी जो है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, वो भी एक लॉ को फॉलो करता है, और उसी के अंतर्गत कोई डिसीजन, मतलब वो अगर कोई मान ले लॉ बनाता है तो वो मोर एक्सेप्टेबल और अफेक्टिव हो, इसका भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कोई भी अगर लॉ, जैसे कि अभी मान लेते हैं फार्म लॉ के बारे में आप सुने होंगे, तो फार्म लॉ आया, फिर उसको रिपेल कर लिया गया क्योंकि ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि वो सही नहीं है, ज़्यादा लोग उसे फॉलो करने के फेवर में नहीं हैं, ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, इसलिए उसको क्या कर लिया गया, रिपेल कर दिया गया। फिर अगर हम बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। पहला पॉइंट दिया गया है, अ गवर्नमेंट दैट इज चूजन एंड अकाउंटेबल टू द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या, कि गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल एंड जो गवर्नमेंट चूज किया गया वो अकाउंटेबल है, उसका उसी पर दायित्व बनता है, लोगों का दायित्व उस गवर्नमेंट पर बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो अ गवर्नमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द पीपल, मतलब देखिए जो भी नीड है, तो ये तो रेस्पॉन्सिव के बारे में है, ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में है, और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिड्यूसिंग ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी एंड एंड ऑफ पॉवर्टी। मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ अगर हो जाए और डेवलपमेंट हो जाए तो इससे क्या रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा जो भी फॉर्म ऑफ कोई भी इनइक्वालिटी हो, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हो या कास्ट बेस इनइक्वालिटी हो या फिर किसी भी तरह का इनइक्वालिटी हो, वो इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। एंड एंड ऑफ पॉवर्टी मतलब इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप बस देख लो और आप ट्राई करना बनाने का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये हो गया और दूसरा एक और लास्ट पेज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डेमोक्रेसी इज़ नॉट सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी, जिस पर आप लिख सकते हैं कि क्यों इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। व्हाट आर टू कंडीशन दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू अचीव अ सोशल आउटकम्स। तो इन सब पर आप खुद से ट्राई करिए एक बार। आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ये चैप्टर आपका क्लियर हो पाया होगा, ओके। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मेंशन करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ओके, एंड अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।